हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 12th क्लास कैसी चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? तो टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहो, यही अपना मेन मोटिव है। नेक्स्ट चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट पुरानी चीज़ें अपनी कवर होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं आगे कुछ पढ़ाऊँ और पहले आप भूलते जाओ। क्योंकि होता क्या है, मेनली ऑर्गेनिक बच्चों क्या होता है कि अपन कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अपन उस टाइम तक तो बहुत परफेक्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है, उस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर बार बार थोड़ा रिवाइज करता रहूँ, टाइम टू टाइम पीछे वाली चीज़ों को भी देखता रहूँगा, तो ये जो भूलने वाली आदत है ये हमारी कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है। इंसान है, इंसान तो भूलेंगे ही, क्लियर बात है, ठीक है ना? फैक्ट की बात यही है। लेकिन जितना कम से कम हो सके उतना बेस्ट है, उतना परफेक्ट हो तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक? तो मैं सुभाष यादव समर्पण परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए। पढ़ाई करते रहें बच्चों। और मुझे आज एक नया टॉपिक शुरू करना है, क्योंकि अपन ने सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लिया था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम सारी बात करने वाले हैं बच्चों एक नए टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन। क्या नाम है बच्चों? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, पहले हम उसके बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अपने नाम को बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर रही थी, अपने नाम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही थी। क्या डिफाइन कर रही थी बच्चों? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि कोई एक एटम रिमूव होता था और उसके प्लेस पे कोई दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट होता था। क्लियर? तो हम उसे क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे। अगर बात करें बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन से भी हमें क्या समझ में आता है? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हट जाना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? रिमूव ऑफ एटम। तो यहाँ पर क्या होता है? एटम रिमूव होता है और उसकी जगह पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और उसी के बारे में अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? एटम विल रिमूव कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं होती, यहाँ एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है। और हमेशा कभी भी आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे हीट की ज़रूरत होती है। अच्छे खासे हीट की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ हीट रिक्वायरमेंट सबसे मस्ट है। हीट की रिक्वायरमेंट तो आपको रखनी ही रखनी है। अगर हीट नहीं दिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप की। तो अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आता है बच्चों 1-1 एलिमिनेशन, या इसे नाम हम देते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं बच्चों, या इसे अल्फा एलिमिनेशन के नाम से भी सिंपल जाना जाता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? अल्फा एलिमिनेशन जो हमको पढ़ना है। और दूसरा है बच्चों 1-2 एलिमिनेशन, और 1-2 एलिमिनेशन को हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या इसे ही नाम देते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। सिंपल इसको हम क्या नाम दे देते हैं? बीटा एलिमिनेशन। अपने सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन का बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अल्फा एलिमिनेशन उतना नहीं पूछा जाता, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्लियर है? अगर बात करें कुछ पॉइंट्स की कि क्या क्या पॉइंट रिक्वायर्ड होने चाहिए, तो अगर मैं रिक्वायर्ड पॉइंट की बात करूं, तो रिक्वायर्ड पॉइंट की बात करने का मतलब है यहां पर हमेशा क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ हीट की क्या होगी? प्रेजेंट होगी। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर हमेशा मीडियम क्या होगा बच्चों? यहाँ मीडियम होगा हमेशा अल्कोहलिक मीडियम। कैसा मीडियम होगा? अल्कोहलिक मीडियम। क्लियर? अल्कोहलिक KOH हो सकता है, अल्कोहलिक CH3OH हो सकता है, लेकिन मीडियम क्या होगा? हमेशा यहाँ पर अल्कोहलिक मीडियम होगा। आपको ध्यान आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन में अपन कैसा एलिमिनेशन कर रहे थे?
सब्स्टिट्यूशन में अपन एलिमिनेशन कर रहे थे या सब्स्टिट्यूशन में अपन किसी एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो आपका जवाब होगा किसी एटम को क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। वहाँ मीडियम एल्कोहलिक ना होकर क्या था, एक्वस। एक्वस मतलब वाटर की प्रेजेंसी। तो अगर कभी एक्वस मीडियम आए तो आपको क्या समझना है बच्चों कि वहाँ पर कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। और कभी भी एल्कोहलिक मीडियम है बच्चों तो आपको क्या समझना है, क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन, और सबसे पहली रिएक्शन है 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन को जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और वो पॉइंट्स हैं बच्चों माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। क्या पॉइंट्स हैं? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ बच्चों? माइग्रेट करना। माइग्रेट करने का मतलब क्या हुआ? माइग्रेट करने का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेट करना। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आता है बच्चों लोन पेयर, देन आता है बच्चों हाइड्रोजन, देन आता है बच्चों फेनिल। अब फेनिल में भी बहुत अच्छे से ध्यान देना कि अगर मेरे पास सिर्फ बेंजीन है और अगर मेरे पास बेंजीन के साथ साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेनिल ग्रुप में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मेरा क्वेश्चन अगर आपसे होता कि बताइए एक बेंजीन रिंग है, एक OH रिंग है और एक है बच्चों OCH3 रिंग। तो बच्चों जैसे मैंने यहां पर बात की कि अगर मुझे कभी भी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पूछा जाए, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के थ्रू हम यहां पर अल्फा एलिमिनेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर मेरे पास माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड निकालना मुझे आता है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसे यहां पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा और कैसे कम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि फेनिल रिंग में ओवरऑल हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या देखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी रिंग में, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका अच्छा होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इतनी बात समझ में आती है? अगर मेरे पास फेनिल रिंग है और यहाँ पर फेनिल के साथ CH3 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड टॉल्विन। टॉल्विन और फेनिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैथिल के थ्रू बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, अच्छी होगी, और इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड भी क्या होगा, अच्छा होगा। बात करें अगर इन तीनों कंपाउंड में, तो मुझे बताएं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? क्या आपका आंसर आएगा फिनॉल? क्लियर बात है। उसके बाद कोई पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है। और यहाँ पर बच्चों क्लोरीन क्या करेगा, विड्रॉइंग फैक्टर यूज़ करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो मुझे बताएं ओवरऑल किसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है? अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन 3। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? चलिए नोट कर लें इसे। अब अपन सीखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे हम यहाँ पर अल्फा एलिमिनेशन को पहचानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं बच्चों। मैं आपको स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आप स्टेप को देखेंगे और स्टेप के थ्रू आप समझेंगे कि यहाँ पर कैसे अल्फा एलिमिनेशन होता है। क्लियर है? एलिमिनेशन के लिए मेन चीज़ क्या होती है, उस चीज़ को भी अपन यहाँ पर समझते हैं। अगर मेरे पास कभी भी एलिमिनेशन होना है तो एक मेरे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, उसके साथ रिएक्शन होगी किसकी, किसी भी बेस की रिएक्शन होगी। मैं कह सकता हूँ किसी भी बेस की रिएक्शन होगी, और बेस की रिएक्शन करने के बाद प्रेजेंस किसकी होगी, हीट। हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? इतनी बात मेरे को क्लियर होती है। अब मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो किसकी करने वाला हूँ बच्चों, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन की बात करने वाले हैं अपन यहाँ पर। अल्फा एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो बताओ मुझे, अल्फा एलिमिनेशन में रिएक्टेंट क्या होगा। मान लीजिए मैंने कोई एक एल्कीन एक रिएक्टेंट ले ली, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने यहाँ पर एक H लगा दिया, यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ मैंने फेनिल ग्रुप लगा दिया और यहाँ मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया। क्लियर बात समझ में आती है?
माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात अभी हम कर चुके हैं। सबसे अच्छा लोन पेयर, देन हाइड्रोजन, देन फेनिल, और फेनिल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन आता है मैथिल ग्रुप बच्चों, और इसी तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप्स को देखते हैं। क्लियर? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या होती है, रिएक्टेंट के रूप में एक एल्कीन प्रेजेंट होगा। एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी किसकी, एक बेस की। लेट सपोज मैं बेस यहाँ पर लिख लेता हूँ OH-। लेट सपोज OH- एक बेस है, बेस के साथ रिएक्शन हुई और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, हीट ले लिया। अब कोई बोले कि सर यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये कभी भी सब्स्टिट्यूशन करेगा क्या, डबल बॉन्डेड से कार्बन अगर हैलाइड, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलाइड कनेक्टेड है तो वो कभी भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, ये हमने सीख रखा है। और हीट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। अब मुझे बताओ, अगर कोई बेस है तो बेस क्या चाहेगा, बेस चाहेगा कि H+ को अपनी तरफ क्या करे, अब्स्ट्रैक्ट कर ले, H+ को अपनी तरफ ले ले। अगर वो H+ को अपनी तरफ लेगा तो सोचो मेरे पास क्या बनेगा, ये H+ में रिमूव होगा, और H+ में रिमूव होने के बाद मेरे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का मुझे मिल जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अब आपने ये भी सीख रखा था कि कभी भी अगर नेगेटिव और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप एक साइड होते हैं तो उनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये हैलाइड क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा। हैलाइड रिमूव कर गया तो मुझे बताओ, इस हैलाइड को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड निकलेगा, और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किस पर जाएगा, कार्बन पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले ये होने वाला है कि इस नेगेटिव की वजह से बॉन्ड फॉर्म होगा। इस नेगेटिव की वजह से बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्लोरीन ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन ग्रुप की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इन दोनों का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, फेनिल रिंग का। इसका मतलब जो फेनिल रिंग है वो क्या करेगी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C फेनिल। क्लियर बात समझ में आती है? क्या हुआ यहाँ पर फिर से देखें, बेस ने क्या किया, H+ लिया, वाटर रिमूव हुआ, वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ वैलेंसी फ्री हुई। वैलेंसी फ्री होने के बाद इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड C है, नेगेटिव है, क्लोरीन है। ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद फॉर्म करके क्या करेगा, निकाल देगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात पूछूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। मतलब क्या हो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड को मैं क्या वीक बॉन्ड मानता हूं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानता हूं, तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब कोई तुमसे पूछे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़कर एक वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? इस चीज को आप ध्यान देना जरा। मान लीजिए पहले यहां पर सिग्मा बॉन्ड था, लेट सपोज, ग्राफ को समझे बच्चों, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यहां मान लीजिए पहले सिग्मा बॉन्ड पर रिएक्टेंट था, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसकी एनर्जी लेवल जो होगी, इसका जो एनर्जी लेवल होगा और इसका ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो और जब मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट में मेरे पास वीक बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड बन रहा है तो वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए मैं ग्राफ को कंपैरिजन करूँ तो क्या डेल H फाइनल माइनस डेल H इनिशियल, मैं कह सकता हूँ कि डेल H यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि कभी भी कोई रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है तो वहाँ हमेशा डेल H क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, मतलब डेल H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल कहानी क्या समझी आपने, आपको H+ रिमूव करना है, पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, नया पाई बॉन्ड, और जो भी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, जिसका भी ज़्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा और फॉर्म करेगा C ट्रिपल बॉन्ड C फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर ले, दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर?
अब आपको मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, अच्छे एग्जाम्पल इसी के थ्रू। अब मैं आपको मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी, तो सिंपल क्या करना है, आपको हैलाइड रिमूव करना है। हैलाइड रिमूव करने के बाद उसकी जगह पे क्या लगाना है, एक माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो रिंग क्या करेगी, वो कंपाउंड क्या करेगा, पहले फॉर्म कर लेगा। क्या क्लियर बात समझ में आने लग गई है? मान लीजिए मेरे पास यहीं पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। लेट सपोज मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है, H फेनिल, यहाँ H है, यहाँ क्लोरीन है। तो मुझे बताएं, अगर मेरे पास यहाँ पर बेस है लेट सपोज OH माइनस और हीट दी हुई है, तो सबसे पहले क्या होगा, बेस H प्लस को लेगा। H प्लस को लेने के बाद मेरे पास फॉर्म क्या होगा बच्चों, फॉर्म हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये क्लोरीन। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तोड़ना है। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका अच्छा है, हाइड्रोजन का, तो ये बॉन्ड आएगा और इसे रिप्लेस करके हैलाइड को निकाल देगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, फेनिल C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या लग जाएगा, H। क्या क्लियर बात समझ में आने लग गई? अब आप देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आने लग जाएगा। फेनिल है मान लीजिए, और मेरे पास यहाँ पर एथिल है, डबल बॉन्ड किया, H है, Cl है मान लीजिए, एक बेस के साथ रिएक्शन कराई और हीट प्रेजेंट है। फाइनल प्रोडक्ट बताइए बिना मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए। तो मुझे पता है एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। बताइए यहाँ पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका अच्छा है, फेनिल का, तो फेनिल ही रिमूव होगा। इसका मतलब यहाँ फेनिल आ जाएगा और यहाँ पर एथिल आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको अभी बताया, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप अल्फा एलिमिनेशन को अच्छे से सोच सकते हैं, क्योंकि मेनली आपके यहाँ पूछा जाता है बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन में बहुत अच्छी रिएक्शंस आती हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके, और एक दो क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मान लीजिए मेरे पास, अब मैं आपके पास क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप क्वेश्चंस को वहाँ पर समझेंगे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास है फेनिल ग्रुप है, और इस फेनिल ग्रुप के साथ मैंने क्या किया, एक मैथिल ग्रुप और लगा दिया, दो इधर ग्रुप लगा दिए। ये कार्बन मान लीजिए 14 वाला कार्बन है, H है, Cl है। आपको पता है आइसोटोप होते हैं। अगर यहाँ पर मैं बेसिक मीडियम लूँ और हीट ले लूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट P क्या बनेगा, चलिए बनाइए। ध्यान ये रखिएगा कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज़्यादा अच्छा है या इसका ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन में बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिखें। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर C है, H है, क्लोरीन है, फेनिल है, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एक बेंजीन रिंग से कनेक्टेड क्लोरोबेंजीन लगा दिया लेट सपोज। सेम रिएक्शन, बेसिक मीडियम है और हीट दिया हुआ है। बताएं प्रोडक्ट P क्या बनेगा। दोनों क्वेश्चन करें और दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें, सोचे बच्चों कि क्या बनेगा। आपको पता है एक एल्काइन फॉर्म होगी और एक एल्काइन फॉर्म होगी, तो वहाँ पर क्या होगा इस चीज़ को हमें समझना है। क्लियर? चलिए कोशिश करिए। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए बेसिक मीडियम है मेरे पास, सबसे पहले मुझे पता है ये H प्लस हटेगा, नेगेटिव क्रिएट होगा। नेगेटिव क्रिएट होने के बाद ये फेनिल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा है या इस फेनिल के साथ मैथिल ग्रुप का? तो आपका आंसर होगा ये जो ग्रुप है इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन 14 के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, ये, और हैलाइड रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव आयन। तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से क्लोरोबेंजीन। क्या क्लियर समझ में आता है? सॉरी, यहाँ पर है मैथिल और ये कार्बन कौन सा है 14। तो आपको क्लियरली समझ में आया कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करके गया है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका अच्छा था, इसका। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो मुझे बताएं, यहाँ पर है फेनिल ग्रुप और यहाँ है बेंजीन के साथ क्लोरो ग्रुप। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है या इसका? तो आपका आंसर होगा इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे अच्छा है। इसका मतलब जो भी C ट्रिपल बॉन्ड C है, इधर क्या आ जाएगा फेनिल, और इधर जो चीज़ें बची हैं
वो ही बच जाएंगी, इसका मतलब क्लोरो। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको अल्फा एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों बीटा एलिमिनेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, बीटा एलिमिनेशन। चलिए तो ध्यान रखिएगा, मेन काम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी रिएक्शन को डील कैसे करते हैं, ऐसी रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मेनली हम किसकी बात करने वाले हैं, एलिमिनेशन। और कैसा है एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर बात समझ में आती है। बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब था कि जस्ट उसी कार्बन पे रिएक्शन हो रही थी, उसी कार्बन से H निकल रहा था और उसी कार्बन से हैलाइड निकल रहा था, उसे हमने बोला था अल्फा एलिमिनेशन। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या मेरे पास कोई सिंगल बॉन्ड कार्बन है लेट सपोज, और यहाँ मैंने एक हैलाइड लगा दिया और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ऐसा कंपाउंड लगा दिया। तो इस हैलाइड के लिए अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये, और बीटा कार्बन कौन सा होगा, ये। इसका मतलब जो भी एलिमिनेशन होना है वो क्या होना है, बीटा एलिमिनेशन, या मैंने आपको इसका नाम बताया था अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब हुआ यहाँ से ये हैलाइड निकलेगा, यहाँ से ये H निकलेगा और नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें सीखना है। तो पहली चीज़ आपको मैंने ये सिखाई कि कैसे हम अल्फा और बीटा पोजीशन को पहचानते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ हैलाइड। क्लियर, इतनी सी बात आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए अब मेन रिएक्शन में बात करते हैं। बीटा एलिमिनेशन की कई सारी रिएक्शन होती हैं जिन्हें हमें लाइन से पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहली हम रिएक्शन पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, E2 एलिमिनेशन। देन अपन पढ़ेंगे बच्चों E1 एलिमिनेशन। देन अपन पढ़ेंगे बच्चों E1 CB। CB का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब होता है इसका, कॉन्जुगेट बेस। इसकी एलिमिनेशन की रिएक्शन भी अपन पढ़ेंगे। ये तीन जो रिएक्शन है, ये तीन रिएक्शन एलिमिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों रिएक्शन अपन बहुत अच्छे से सीख लेंगे। जहां पर सबसे पहले अपन शुरू करेंगे E2 एलिमिनेशन। क्लियर। E2 एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले आप नोट कर लें टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। चलिए बच्चों नोट कर लें ये चीज़, फिर मैं आपको E2 रिएक्शन बताता हूँ विद मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। क्लियर, नोट कर ले बच्चों इसे। तो सबसे पहली रिएक्शन यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, कौन सी रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, E2 एलिमिनेशन में एक एल्केन से, या एल्केन क्या बोलूँ, या मैं इसको एल्किल हैलाइड बोल सकता हूँ। एल्किल हैलाइड से एल्कीन में फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ जो भी होगा वहाँ क्या होगा, एल्किल हैलाइड एक एल्कीन में कन्वर्ट होगा, उस एलिमिनेशन को हम नाम क्या देंगे, बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है बच्चों, यहाँ रिएक्टेंट में एक एल्कीन की जगह एक एल्केन प्रेजेंट होगी, क्योंकि मुझे एल्किल हैलाइड लेना है। मान लीजिए मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, ये यहाँ मैंने एक हैलाइड लगा दिया X, यहाँ मैंने एक H लगा दिया। इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए मुझे पता है यहाँ H और H भी होंगे और यहाँ पर भी H और H होंगे। क्लियर। यहाँ पर भी क्या होता है, एक बेस की प्रेजेंस होती है, बेस प्रेजेंट होता है हमेशा। यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, एक हीट प्रेजेंट होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब भी एलिमिनेशन होता है हमेशा बच्चों हीट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होगी। कभी भी बच्चों की शिकायत ये होती है कि सर हम रिएक्शन को समझ नहीं पाते, रिएक्शन को पहचान नहीं पाते कि यहाँ पर रिएक्शन होगी कौन सी। तो पहला पॉइंट यहाँ मैं क्लियर करता हूँ आपका कि कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन पहचानने के लिए बच्चों हमेशा आपके पास एक बेस प्रेजेंट होगा और बेस के साथ हमेशा यहाँ हीट जरूर प्रेजेंट होगी, ये आप हमेशा ध्यान रखें। क्लियर। अब क्या होता है इसके बाद, इसकी कहानी को जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यहाँ पर अगर बात करें तो ये होता क्या है बच्चों, बेस यहाँ पर क्या करता है, H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है, एक बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाने के बाद इसकी वैलेंसी क्या होती है, फ्री होती है। इसकी वैलेंसी अपने आप को बॉन्ड फॉर्म में
क्रिएट करती है और बॉन्ड फॉर्म करने के बाद इस हैलाइड ग्रुप को निकाल देती है। जैसे आपको पता होगा अपन ने SN2 रिएक्शन करी थी। SN2 रिएक्शन में क्या होता था, एक न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करता था वैसे ही हैलाइड निकल जाता था। सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ E2 रिएक्शन भी क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये बेस इस H+ को अपनी तरफ लेता है, H+ टूटेगा तो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो रिमूव करने के लिए कौन सा ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप। तो सोचिए सबसे पहले O और H में बॉन्ड फॉर्म हुआ, फिर C और C में बॉन्ड फॉर्म हुआ और फिर C और X का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, क्यों बच्चों, क्योंकि कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो वहां पर कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। जैसे SN2 वहां हमेशा क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम में क्या क्या हुआ उस टाइम को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या हुआ ध्यान देंगे बच्चों। मैं नया बॉन्ड जो फॉर्म करूंगा और जो टूटा हुआ बॉन्ड फॉर्म करूंगा उस चीज़ों को ध्यान देंगे। C था O और H में इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था, फिर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था और ये बॉन्ड X के साथ टूट रहा था और यहाँ पर रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही थी कुछ इस तरीके से हो रही थी। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं। और बात करें तो क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फॉर्म न्यू पाई बॉन्ड। क्या क्लियर बात समझ में आती है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक नया पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो फाइनल जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा सिंगल स्टेप में, और वो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड C लग जाएगा और ये H और X अपने बॉन्ड को रिमूव करेंगे और रिमूव करने पे वैलेंसी जो फ्री होगी उस वैलेंसी को कौन फुलफिल करेगा, पाई बॉन्ड। तो बताओ मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ मेरे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, H H H और H। क्या समझ में आता है? इतनी सी बात समझ में आती है। दिस इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन। बात करते हैं E2 एलिमिनेशन के कुछ की पॉइंट्स की कि ऐसा क्या क्या हुआ E2 एलिमिनेशन में। तो की पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखेंगे। की पॉइंट्स अगर आपको पता चल गए, जैसे अपन ने SN2 में की पॉइंट्स पढ़े थे उसी तरीके से अपन E2 में भी की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा की पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ रेट की बात करूँ तो रेट लॉ अपन कैसे लिखेंगे। अगर मैं रेट लॉ की बात करूँ बच्चों तो सोचिए रेट लॉ में कौन कौन प्रेजेंट हो रहा है। क्या रेट लॉ में इस OH का भी उतना ही रोल है जितना इस रिएक्टेंट का है? इसका मतलब रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा, रेट लॉ डिपेंड करेगा बच्चों रिएक्टेंट और बेस। यहाँ पर क्या लिया था मैंने, एक बेस लिया था। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट और बेस अगर प्रेजेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या होगी, 2 होगी। क्लियर बात समझ में आती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेगा, वीक बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमेशा कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर बात समझ में आती है? मैंने ग्राफ आपको बता रखा है, उस ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एल्कीन के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन होती है, एल्कीन फॉर्म होता है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेनली यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, बेस। बेस क्या करेगा, H+ को लेगा, H+ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, वैलेंसी को फुलफिल करेगा और रिमूव किसको करेगा, हैलाइड ग्रुप को। तो सिंपल बात यही आएगी। यहाँ हमेशा जो H और X होंगे, यहाँ जो हमेशा H और X होंगे इसको हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। इस पॉइंट को आप अभी इन सब चीज़ों को क्या करें, नोट कर लें बच्चों। चलिए नोट कर लें सारी चीज़ों को, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। क्लियर बात समझ में आ गई है? चलिए नोट कर लें। तो मुझे बताएं अगर इसमें कोई पूछे आपसे कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो क्या एक साथ 2 रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बायोमॉलिक्यूलर, या मॉलिक्यूलरिटी को मैं लिख सकता हूँ 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अपन बोल सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी।
यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नो कार्बोकैटायन फॉर्म, नो शिफ्टिंग। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको पता ही चल गई है। और बायोमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर क्यों बोला बच्चों? जैसे आपने SN2 पढ़ा था वैसा ही सेम क्या है, E2 है, बस SN2 में सब्स्टिट्यूशन होता था और E2 में क्या होगा, एलिमिनेशन होकर नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें ये पॉइंट्स को। अब मैं आपको रिएक्शन समझाने जा रहा हूं कि रिएक्शन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक C, सिंगल बॉन्ड C है, यहां से मैंने क्या किया, एक हैलाइड ले लिया Cl, ये CH3 है, और यहां पर भी क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। क्लियर? अब किसी ने कहा कि यहाँ पर मेरे पास एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन के लिए बेसिक मीडियम होना चाहिए और हीट होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आती है? बेसिक मीडियम और हीट है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ मैं बोलूँगा इसको बेस कैसा होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मैं इसको कौन सी रिएक्शन बोलूँगा, E2 एलिमिनेशन। सेम है, अगर आपको याद रखना है तो सेम आप SN2 को याद रखो। SN2 में बस क्या चीज़ नहीं हुई थी, नया पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ था, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो अगर मैं रिलेट करके पढ़ूंगा ना तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाऊंगा। हमेशा बच्चों रिलेट करके ही सीखना चाहिए, वरना आप इतनी सारी चीज़ें आपके पास है कि आप भूल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो रिलेट करने के लिए आप क्या समझोगे, आपको मैंने अभी बताया कि एलिमिनेशन कैसा है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन है। इस हैलाइड के लिए अल्फा कार्बन कौन है, ये, बीटा कार्बन कौन है, ये। अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन कौन है, ये भी कार्बन बीटा होगा। इसका मतलब यहां पर 2 बीटा कार्बन है, तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट भी कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक बार H को यहां से निकालूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से शो करूं, H, H और ये H, सबसे पहले क्या होगा, ये बेस इस H को लेगा, H नया बॉन्ड फॉर्म करेगा और Cl को रिमूव कर देगा। क्या ये सारे स्टेप एक साथ होंगे? तो ध्यान दीजिए, जैसे ही इस H+ को इसने लिया, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ और इस लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन के आएगा, क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएंगे। सही बात है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, सही बात है। अगर सोचिए यहां से बीटा एलिमिनेशन होता, कहां से, यहां से, अगर यहां से बीटा एलिमिनेशन होता तब क्या होता बच्चों, तब ये बेस क्या करता, इस बीटा से H को लेता। इस बीटा का H है कौन सा, यहां मैं H बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा सोचने में इजी हो। यहां पर H कौन सा है, ये है। तो सबसे पहले ये बीटा को क्या लेता, H लेता। H जैसे ही लिया, एक नया बॉन्ड फॉर्म होता और नया बॉन्ड फॉर्म होने के बाद लिविंग ग्रुप क्या हो जाता, निकल जाता। तो देखिए 2 प्रोसेस हुए, एक इस बीटा से H लिया तो एल्कीन ये बन गई, इस बीटा से H लेगा तो एल्कीन ये बनेगी, और उस एल्कीन को अपन लिख सकते हैं कि वो एल्कीन क्या बनने वाली है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या मेरे पास 2 एल्कीन यहाँ पर फॉर्म होंगी और ये 2 प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो दोनों आएंगे, अगर कोई पूछे मेजर प्रोडक्ट तो आपको हमेशा ध्यान रखना है E2 रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपको निकालना आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम कैसे निकालते हैं बच्चों, अल्फ़ा हाइड्रोजन से। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसलिए बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन हो गया ये, और माइनर कौन सा हो गया ये। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास Cl है, इस Cl के साथ मैंने एक बेस के साथ रिएक्शन की, तो ये बेस क्या कर सकता था, ये बेस इसके लिए अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। इसका मतलब जो पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ H बना देता हूँ जिससे कि आपको ईजी हो।
अब आप देखिएगा कि चीज़ें क्या हो गई। एक बार इस बेस ने क्या किया, इस H को लिया, बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, बीटा से H लिया, एल्कीन फॉर्म किया और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। जैसे ही ऐसा प्रोडक्ट बना तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सही बात समझ में आती है। इसी तरीके से बताइए, अगर मेरे पास ये बीटा, यहाँ पर बीटा H लेता तो H लेने के बाद बॉन्ड ये फॉर्म होता और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता। इसका मतलब जो मेरे पास अब प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या कुछ इस तरीके से आने वाला है। क्लियर बात है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आ गए, 2 आ गए। तो आपको क्या समझ में आया कि E2 एलिमिनेशन प्रोसीड कैसे कर रहे हैं। तो बताइए मेरे पास मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब ये मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर बात समझ में आती है। चलिए नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शंस को, और बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप बताइए मुझे कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों, तो आपको मैं पूरा एकदम बढ़िया से एकदम बता रहा हूँ, परफेक्ट करने वाला हूँ E2 एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि E2 एलिमिनेशन अपने सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो E2 एलिमिनेशन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक हैलाइड ग्रुप होता, इस हैलाइड ग्रुप के लिए मेरे पास बेस में रिएक्शन हुई। क्लियर है। बेस में रिएक्शन होने के बाद मेरे पास अगर किसी ने पूछा कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, तो पॉसिबल प्रोडक्ट अगर कोई पूछे तो बताइए यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे बताओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप सबसे पहले क्या देखोगे, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसीड होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे तो मुझे बताइए इस कार्बन को मैं क्या बोलूँगा, हैलाइड से कनेक्टेड कार्बन को मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन, और उससे जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलता हूँ, बीटा कार्बन। और यहाँ पर भी ये क्या है, बीटा कार्बन। दोनों बीटा कार्बन अलग अलग है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ मैथिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि सर एल्कीन यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, बात सेम है। बात सेम नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, ध्यान दो। एक पॉसिबिलिटीज है कि ये बेस यहाँ से H ले, एल्कीन फॉर्म करे और लिविंग ग्रुप को निकाल दे। तो पॉसिबल प्रोडक्ट में मेरे पास क्या क्या आ सकता है, ध्यान दे बच्चों। क्या एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बन सकता है, सही बात है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, HX निकल चुका है, सब कुछ सही हो चुका है। अब मुझे बताओ अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो यही बेस क्या करता, इस बीटा से जो H लगा हुआ है वो अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता, अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नया बॉन्ड बनाता और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता। इसका मतलब जो एक और प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता बच्चों, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। सही बात है। किसी ने कहा दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ और मुझे बताओ मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो आपका जवाब क्या होता, मैं इंटरेस्टेड हूँ सुनने में। आप बताओ मुझे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 और 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है कि कैसे मैंने मेजर प्रोडक्ट को बनाया और कैसे मैंने माइनर प्रोडक्ट को बनाया। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मुझे बताओ E2 एलिमिनेशन में मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये है बेस क्या करेगा, H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा H+, जो बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसीलिए नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, नया पाई बॉन्ड बनाएगा। नया पाई बॉन्ड बनाते ही लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब इजीली मुझे समझ में आ गया कि ये E2 एलिमिनेशन प्रोसीड कैसे कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्लोरीन है। क्लियर। अब मुझे बताइए अगर मेरे पास बेस मैंने ले लिया और हीट ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस समझते ही मुझे समझ में आ गया ये कौन सी रिएक्शन है, E2 रिएक्शन, जैसे मैंने इसको समझा था। अब आप समझो इस क्लोरीन के लिए ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। ये कार्बन भी कौन सा होगा, बीटा कार्बन। क्या बीटा कार्बन पे H है, बिल्कुल है। क्या बीटा कार्बन पे H है, बिल्कुल है। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या रिएक्शन होती, नहीं होती यार। H ही नहीं निकलेगा तो नया बॉन्ड नहीं बनेगा, और नया बॉन्ड नहीं बनेगा तो बताओ रिएक्शन प्रोसीड करेगी क्या, नहीं करेगी। सिंपल बात समझ में आती है। तो मुझे बताओ यहाँ पर
ये बेस क्या करेगा, ये बेस यहाँ से भी H ले सकता है और यहाँ से भी H ले सकता है। जब ये बेस यहाँ से H लेगा तो नया पाई बॉन्ड ये बनेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब मैं बना सकता हूँ कि प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनने वाला है, मेरे पास प्रोडक्ट ये बनने वाला है। क्लियर बात है, ध्यान दें। 5 सॉरी, ऐसा कुछ है। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ये बनने वाला है। क्लियर है, ध्यान दें बच्चों। इस H को जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट किया, नया एल्कीन बॉन्ड बना और क्लोरीन ग्रुप निकल गया। क्लियर। सोचिए दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता, दूसरा ये बनता कि जब ये OH माइनस इस H को लेता, ये बॉन्ड बनता और क्लोरीन ग्रुप को यहाँ से निकाल देता। इसका मतलब अब क्या प्रोडक्ट बनता, अब प्रोडक्ट बनता बच्चों ये। अब मुझे बताओ कौन सा एलिमिनेशन ज़्यादा परफेक्ट है, कौन मेजर है और कौन माइनर है। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसका मतलब मैं देख सकता हूँ कि ये क्या है, मेजर है और ये क्या है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर, नोट कर लें दोनों क्वेश्चन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड करेगी कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। क्लियर। मान लीजिए मेरे पास, अब मैं थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करता हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री में पूछा जाता है अच्छा खासा ही है। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि हमेशा यहाँ कैसा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि हमेशा जो बीटा का हाइड्रोजन होगा वो हमेशा हैलाइड के एंटी पोजीशन पे लगा होना चाहिए। अगर एंटी पोजीशन पे नहीं लगा है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। क्लियर, ध्यान रखो। जैसे पहला क्वेश्चन, मैंने एक बेंजीन रिंग मैंने एक साइक्लोहेक्सेन लिया, मैंने क्या किया, हैलाइड को यहाँ लगा दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या किया, मैथिल ग्रुप लगा दिया और मैथिल ग्रुप को मैंने कहाँ लगाया बच्चों, मैथिल ग्रुप को मैंने लगा दिया डैश पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिए, मुझे पूछा जाता है ये बहुत ज़्यादा। और रिएक्शन करा दी बेस और हीट। क्या मुझे पता चल गया कि ये कौन सा एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन है। क्या समझ में आता है। एक चीज़ मुझे ये बताइए, क्या सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन को मैं नोट कर लेता हूँ। अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन को नोट करने के बाद क्या मुझे समझ में आया कि अल्फ़ा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, अल्फ़ा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। 2 बीटा कार्बन है। अगर इस हैलाइड को मुझे रिमूव करना है तो बताइए हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, हाइड्रोजन इसके एंटी में होना चाहिए। इसका मतलब एंटी का मतलब क्या हुआ, डैश में होना चाहिए। क्या इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है बच्चों, वो है वेज पोजीशन पे। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। और यहाँ पर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, एक होगा डैश में तो दूसरा होगा वेज में। क्या समझ में आता है। अब बताओ क्या ये एलिमिनेशन करने के लिए प्रोसीड होगा, नहीं। क्लियर बात समझ में आती है। ये एलिमिनेशन नहीं दे पाएगा क्योंकि एलिमिनेशन कैसा है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन है। और एंटी एलिमिनेशन है तो डैश में होना चाहिए था हाइड्रोजन को, इसलिए ये एल्कीन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डैश में है, बिल्कुल है, तो ये बेस क्या करेगा, बेस H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, नया बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन ग्रुप को निकाल देगा। तो बताओ मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। कौन सा, ये। आपको क्या लगा कि सर अगर मैं ये प्रोडक्ट बना देता तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बन जाती। अरे यार ये प्रोडक्ट बनेगा क्यों, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म, बिकॉज ऑफ chlorine and hydrogen are in same side. क्लियर। और ये प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर इन एंटी पोजीशन। क्लियर बात समझ में आती है, आर इन एंटी पोजीशन। तो क्यों ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और क्यों ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, क्या आपको समझ में आ गई दोनों चीज़ें। तो स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझने लायक सिर्फ ये था कि अगर हाइड्रोजन इसके अपोजिट में है तभी एलिमिनेशन होगा, वरना एलिमिनेशन नहीं होगा। कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन की बात हो रही है, और कौन सा? E2 के अंतर्गत। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। कभी कभी क्या करता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन में ये कुछ और भी पूछ सकता है। कैसे? कभी कभी यहां पर क्या होता है बच्चों, रिएक्टिविटी पूछ सकता है आपसे कि रिएक्टिविटी बताओ E2 रिएक्शन। जैसे मैं आपके सामने 3 ऐसे प्रोडक्ट दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहां पर वेज में क्लोरीन है, यहां 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 वेज में क्लोरीन है, और यहां पर भी वेज में क्लोरीन है। क्लियर? ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, यहां वेज में क्लोरीन है, यहां डैश में क्लोरीन है, यहां वेज में क्लोरीन है, यहां डैश में क्लोरीन है, यहां वेज में क्लोरीन है, और यहां डैश में क्लोरीन है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए रिएक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन किस में अच्छी होगी। क्या आपको इतना समझ में आता है कि अगर E2 रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो हमेशा एलिमिनेशन कैसा होगा? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? इस क्लोरीन एटम के लिए अल्फा तो ये है और बीटा क्या है? ये है। क्या बीटा पे हाइड्रोजन Cl अगर वेज में है तो एक वैलेंसी जो फ्री होगी तो हाइड्रोजन कहाँ होगा? डैश में होगा। क्या ये रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? एंटी पोजीशन पे हैं। दोनों कहाँ पे हैं? एंटी पोजीशन पे हैं। इसी तरीके से इस क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन कहाँ है? वेज में है। मतलब ओवरऑल अगर बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों? सारे प्रोडक्ट क्या होंगे? 3 HCl बॉन्ड निकल जाएंगे। 3 HCl बॉन्ड निकलने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ से क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, 3 HCl निकल चुके होंगे। फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? कैसे हुआ? बेस H लेगा एंटी से, एंटी से H लिया, एलिमिनेशन किया, क्लोरीन को निकाल दिया, फिर यहाँ से प्रोसीजर हुआ और फिर यहाँ से प्रोसीजर हुआ। क्या तीनों प्रोसीजर समझ में आ गए? यहाँ देखो इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ, अगर यहाँ पर बेस प्रेजेंट होता और हीट होती और E2 एलिमिनेशन पूछ रहा होता तो मैं क्या सोचता बच्चों? मैं ये सोचता कि क्या ये क्लोरीन एटम इस वेज वाले H से निकल सकता है, तो मेरे पास रिएक्शन होती नो E2 रिएक्शन। क्यों E2 रिएक्शन नहीं है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो दोनों सेम साइड में है, होने कहाँ चाहिए थे? अपोजिट साइड में। क्लियर बात समझ में आती है? क्या कोई भी क्लोरीन निकल पाएगा? क्योंकि हर क्लोरीन को क्या चाहिए? इसके लिए अगर आप बात करें डैश के लिए, तो डैश के लिए कौन सा H चाहिए? वेज वाला। क्या वेज वाला H यहाँ पर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी डैश में H है और यहाँ पर भी डैश में ही H है। इसका मतलब एंटी में कोई H नहीं मिलेगा, तो क्या एलिमिनेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ नो प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर? तो अगर कोई रिएक्टिविटी पूछे 1 और 2 में तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता रिएक्टिविटी 1 की ग्रेटर होती किससे? 2 से। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो बना सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा और कौन सा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आने लग गई? तो बताइए, इस तरीके से हमने E2 रिएक्शन को यहाँ पे किया। आगे अपन E2 रिएक्शन को थोड़ा प्रोसीड करेंगे और देन अपन E1 रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इतना आप रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्लियर है बच्चों? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।